हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बेटा उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। बेटा हमारा यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय इमरान सर, इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी तैयारी कैसी चल रही है? हमें उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा पढ़ रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। और समय चूंकि बिल्कुल नज़दीक चला आ रहा है, आप धीरे धीरे मेहनत से अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। आपका रास्ता दिन प्रतिदिन छोटा होता जा रहा है और मंजिल का आकार आपको देखने में बड़ा लगता जा रहा है। बस इसी तरह मेहनत करते रहिए और एक दिन समय आएगा कि 18 फरवरी भी आएगी और एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे आपके, और इसी तरह धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। एक दिन 27 फरवरी आएगी, आप मंजिल के करीब होंगे। चलिए खैर, मेहनत करिए, समय को ना बर्बाद करें, सीधे सीधे टॉपिक की बात की जाए। आज बेटा आपका जो चैप्टर है मैग्नेटिज्म वाला, पृथ्वी का चुंबकत्व, अर्थ मैग्नेटिज्म, पृथ्वी का चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थ, है ना, एवं चुंबकीय पदार्थ। आज बेटा इस चैप्टर पे थोड़ी सी चर्चा की जाए। बहुत मेहनत के साथ, बड़ी मशक्कत के साथ इस चैप्टर के अंदर क्या इंपॉर्टेंट, बहुत क्रीम चीजें घुसी थी, वो हम आपको ढूंढ के लाए हैं। आज इसी पे चर्चा करते हैं, ठीक। तो अगर हम इस चैप्टर की बात करें, पृथ्वी का चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थ, पृथ्वी का चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थ, अगर इंग्लिश में कहें इसको बेटा, तो इसको हम इस तरह से कहेंगे, अर्थ मैग्नेटिज्म, एंड मैग्नेटिक सबस्टेंसेस, ठीक। पृथ्वी का चुंबकत्व तथा चुंबकीय पदार्थ, अर्थ मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक सबस्टेंसेस। आपका बेटा थोड़ा सा क्षमा चाहेंगे, एक दिन का गैप हुआ है, थोड़ा घर में कुछ प्रोग्राम था ऐसा कि आपका एक आध दिन का गैप मजबूरी हो गया हमारा करना। चलिए, तो इस चैप्टर का नाम आपने डाल दिया। इस चैप्टर में हम सबसे पहले चलते हैं बेटा, पृथ्वी का, बहुत अच्छा टॉपिक बेटा, आप इसको बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा, है ना। इसमें कई चीजें आपकी घुसी हुई हैं, एक एक नंबर की कई चीजें निकल के आ जाती हैं। पृथ्वी का चुंबकीय मानचित्र, पृथ्वी का चुंबकीय मानचित्र, एक मैग्नेटिक मैप ऑफ अर्थ, मैग्नेटिक मैप ऑफ अर्थ। समझिएगा गौर से आप बेटा, बात पृथ्वी की हो रही है, पृथ्वी के मानचित्र की बात हो रही है। तो हम सबसे पहले ये अपने आप में क्लियर हो जाए, कोई डाउट ना रहे कि पृथ्वी बेटा वास्तव में अंडाकार है। यूं तो पृथ्वी गोल है, ज्योग्राफी यही कहती है, साइंस कह देती है पृथ्वी अंडाकार है, लेकिन वास्तविकता यही है कि पृथ्वी अंडाकार है, ठीक। यानी पृथ्वी का शेप बेटा ये है, ये पृथ्वी का शेप बेटा। यहां पर एक एक पॉइंट को समझना, और इसमें कई डेफिनेशन आपकी एक एक नंबर की निकल के आ जाएंगी। बहुत कुछ है इसमें मैग्नेटिक मैप में। यहां पर पृथ्वी का नॉर्थ पोल हुआ करता है, जिसको उत्तरी ध्रुव कहते हैं। यहां पर पृथ्वी का साउथ पोल हुआ करता है, जिसको दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, ठीक। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखा है, इसको भौगोलिक अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? भौगोलिक अक्ष कहते हैं। इस भौगोलिक अक्ष के लंबवत खींची गई रेखा को भौगोलिक अक्ष ये, और उसके लंबवत एक रेखा खींच दी, ये भौगोलिक अक्ष,
और उसके लंबवत एक रेखा खींच दी। भौगोलिक अक्ष के लंबवत खींची गई रेखा को भौगोलिक निरक्ष कहते हैं। भौगोलिक निरक्ष कहते हैं। अब हमने एक मैग्नेटिक निडल ली, चुंबकीय सुई, और उस सुई को जब हमने उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के बीच में लटकाया स्वतंत्रता पूर्वक, है ना, तो जब हम उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के बीच उसको स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो भौगोलिक अक्ष से, ये है ना भौगोलिक अक्ष, भौगोलिक अक्ष से थोड़ा सा, समझ गया, झुक जाती है, और जिस कोण पर झुकती है वो कोण होता है 11.5 अंश का, 11.5 डिग्री का, ठीक। और जिस कोण पर झुककर वो जा पहुंचती है उसको हम क्या कहते हैं, अभी बताते हैं, चित्र में देखिए पहले आप। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को भौगोलिक अक्ष कहते हैं। भौगोलिक अक्ष के लंबवत खींची गई रेखा को भौगोलिक निरक्ष कहते हैं। जब किसी चुंबकीय सुई को स्वतंत्रता पूर्वक उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के बीच लटकाया जाता है तो वह भौगोलिक अक्ष से, ये भौगोलिक अक्ष दिख रही ना, भौगोलिक अक्ष से किसी कोण पर झुक जाती है, ठीक है। ये बेटा क्या है, ये क्या है, ये चुंबकीय सुई है, समझ गए। अब आप देखिए, ये भौगोलिक अक्ष है ना, और जब हमने इस चुंबकीय सुई को इन दो ध्रुवों के बीच में लटकाया तो वो ऐसे नहीं लटकी, बल्कि भौगोलिक अक्ष से थोड़ा सा कुछ एंगल बना लिया उसने। कितना एंगल बनाया, ये एंगल बना लिया बेटा, और ये एंगल कितना होता है, 11.5 अंश, ठीक। और इसको क्या कहते हैं, चुंबकीय अक्ष कहते हैं, चुंबकीय अक्ष कहते हैं बेटा। डेफिनेशन क्या लिखेंगे आप, ये चुंबकीय सुई है ना, किसी चुंबकीय सुई को, जब किसी चुंबकीय सुई को उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के बीच स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है तो वह भौगोलिक अक्ष से 11.5 अंश के कोण पर ठहरती है, जिसे चुंबकीय अक्ष कहते हैं। फिर से सुनिए आप, जब किसी चुंबकीय सुई को उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के बीच स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है तो वह भौगोलिक अक्ष से 11.5 अंश के कोण पर ठहरती है, जिसे चुंबकीय अक्ष कहते हैं, राइट। अब देखिए, ये ऐसे रखी, ऐसे रखी, इसके लंबवत अगर हम रेखा खींचेंगे तो ऐसे तो जाएगी, ऐसे, है ना, ठीक, ऐसे जाएगी। तो ऐसे रखिए तो इसके लंबवत रेखा कौन सी होगी बेटा, इसके लंबवत रेखा ये जाएगी, ये जाएगी, है ना। और इस रेखा को क्या कहते हैं, चुंबकीय निरक्ष कहते हैं, समझे। यानी चुंबकीय अक्ष के लंबवत खींची गई रेखा को चुंबकीय निरक्ष कहते हैं। ये है मैग्नेटिक मैप, पृथ्वी का चुंबकत्व। फिर से समझिए आप, पृथ्वी बेटा वास्तव में तो अंडाकार ही है। यहाँ उत्तरी ध्रुव होता है, यहाँ दक्षिणी ध्रुव होता है। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को भौगोलिक अक्ष कहते हैं। देख रहे हैं आप एक एक नंबर की कितनी डेफिनेशन बन रही। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को भौगोलिक अक्ष कहते हैं।
भौगोलिक अक्ष के लंबवत खींची गई रेखा को भौगोलिक निरक्ष कहते हैं। जब किसी चुंबकीय सुई को उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के बीच स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है तो वह भौगोलिक अक्ष से 11.5 अंश के कोण पर ठहरती है, उसे चुंबकीय अक्ष कहते हैं। चुंबकीय अक्ष के लंबवत खींची गई रेखा को चुंबकीय निरक्ष कहते हैं। ये है अर्थ मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक मैप ऑफ अर्थ, पृथ्वी का चुंबकीय मानचित्र। क्लियर हुआ? चलिए, अब दो चीजें और समझने की आप कोशिश करें। बेटा ये भौगोलिक अक्ष है, भौगोलिक अक्ष के लंबवत रखे गए तल को, भौगोलिक अक्ष के लंबवत जो तल रखा जाता है उसको भौगोलिक यमोत्तर कहते हैं। आप एक हेडिंग लगाइए पहले, क्योंकि अब यहाँ अलग से लिखाना पड़ेगा। ठीक है, इन सब चीजों को आप लिख लेना हेडिंग बना बना के। कैसे? जैसे सबसे पहले हेडिंग लिखना, पहला नंबर पे भौगोलिक अक्ष, तो आप क्या लिखोगे? उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को भौगोलिक अक्ष कहते हैं। अगली हेडिंग लिखना भौगोलिक निरक्ष, तो उसमें लिखना भौगोलिक अक्ष के लंबवत खींची गई रेखा को भौगोलिक निरक्ष कहते हैं। अगली हेडिंग बनाना चुंबकीय अक्ष, उसमें लिखना जब किसी चुंबकीय सुई को उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के बीच स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है तो वह भौगोलिक अक्ष से 11.5 अंश के कोण पर ठहरती है, जिसे चुंबकीय अक्ष कहते हैं। फिर हेडिंग लगाना चुंबकीय निरक्ष, और क्या लिखना? चुंबकीय अक्ष के लंबवत खींची गई रेखा को चुंबकीय निरक्ष कहते हैं। अब फिर हेडिंग लगाना भौगोलिक यमोत्तर, लगाइए आप रजिस्टर में, भौगोलिक यमोत्तर, भौगोलिक यमोत्तर। देखिए ये क्या है भौगोलिक यमोत्तर? ये भौगोलिक अक्ष है बेटा, और इस भौगोलिक अक्ष के आपको कैसे बताएं? देखिए ये भौगोलिक अक्ष है और इसके लंबवत एक तल रखी है आप ऐसे ऐसे, ठीक? तो भौगोलिक अक्ष के लंबवत रखे गए तल को, भौगोलिक अक्ष के लंबवत रखे गए तल को भौगोलिक यमोत्तर कहते हैं। इसी तरह से अगली हेडिंग आप लगाएंगे चुंबकीय यमोत्तर। क्या? चुंबकीय यमोत्तर। तो बेटा चुंबकीय यमोत्तर तो बिल्कुल उसी तरह, देखिए भौगोलिक अक्ष के लंबवत रखे गए तल को भौगोलिक यमोत्तर कहते हैं, है ना? और चुंबकीय अक्ष ही है ना, चुंबकीय अक्ष के लंबवत रखे गए तल को चुंबकीय यमोत्तर कहते हैं। फिर से सुनिए, भौगोलिक अक्ष के लंबवत रखे गए तल को भौगोलिक यमोत्तर कहते हैं, और चुंबकीय अक्ष के लंबवत रखे गए तल को चुंबकीय यमोत्तर कहते हैं। ओके, इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद चलते हैं आगे। अगली हेडिंग डालो बेटा, भूचुंबकत्व के अवयव। भूत नहीं, भू मतलब पृथ्वी, भूचुंबकत्व के अवयव। अच्छा ना लग रहा हो तो हेडिंग डाल लो पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव, पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव। लिखिए इसके निम्नलिखित 3 अवयव हैं बेटा, देखो समझो बेटा गौर से, 3 अवयव कौन कौन से हैं, है ना? देखो ये बेटा क्या है, अब आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा क्या है ना? ऐसे समझो, ये पृथ्वी है ना, अब हम छोटी सी बना देते, ये पृथ्वी है और बेटा यही तो भौगोलिक अक्ष है ना, यही तो है भौगोलिक अक्ष, ठीक? और यही तो चुंबकीय अक्ष है ना, ऐसे बनाई थी।
अब भौगोलिक यमोत्तर क्या बताया? भौगोलिक यमोत्तर क्या बताया? भौगोलिक अक्ष के लंबवत रखे गए तल को भौगोलिक यमोत्तर, और चुंबकीय अक्ष के लंबवत रखे गए तल को चुंबकीय, है ना? तो ये जो है हमने इसको ले लिया क्या? चुंबकीय यमोत्तर बेटा, चुंबकीय यमोत्तर। और अब एक ले लिया हमने भौगोलिक यमोत्तर। चलिए ये बेटा ले लिया हमने भौगोलिक यमोत्तर, ठीक। इसको क्या कहेंगे? भौगोलिक यमोत्तर। अब आप गौर से देखो कि भौगोलिक यमोत्तर और चुंबकीय यमोत्तर, देखो भौगोलिक यमोत्तर ये है ना, और चुंबकीय यमोत्तर ये है ना, और दोनों के बीच में कुछ एंगल बन रहा है ना। ऐसे नहीं समझ में आएगा बेटा, ऐसे नहीं समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। चलिए देखिए, ये बेटा देखिए, दिख रहा आपको? ये भौगोलिक यमोत्तर है, ठीक। और अगर हम इसको ये लीजिए, ये ऐसे ना, तो देखो ये वाला जो दिखाई दे रहा है, ऐसे देखो, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना? तो ये वाला जो दिखाई दे रहा है ये चुंबकीय यमोत्तर है, और ये जो दिख रहा है ये ऐसे देखो, ऐसे ये वाला। अरे भाई किताब लो, कॉपी लो और उसको ऐसे खोलो, यानी दो भाग करो, है ना? तो ऐसे करके, जैसे ये तो ऐसे खोला, तो एक भाग ये है ना जिसमें हम हाथ लगाएं, और एक भाग ये जिसमें हम ये हथेली लगाएं नीचे, ठीक है? तो दो भाग हुए ना, तो एक भाग ये है और एक भाग ये है हमारे इसके पीछे। तो ये चुंबकीय यमोत्तर है और ये भौगोलिक यमोत्तर है। अब चुंबकीय यमोत्तर और भौगोलिक यमोत्तर के बीच में बेटा गौर से देखो, देखो ये खुला है ना, किताब खुली है, तो दोनों के बीच में कुछ कोण बन रहा है ना, इसको कहते हैं हम, चलिए तो हेड क्या है? पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव। तो आप बेटा इसके तीन अवयव होते हैं, गौर से देखिए आप, ठीक। एक होता है, हेडिंग लगाइए, दिक्पात कोण। क्या होता है? दिक्पात कोण, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, डिक्लाइनेशन, ठीक। एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, दिक्पात कोण, ठीक। तो भौगोलिक यमोत्तर, अब डेफिनेशन सुनो, भौगोलिक यमोत्तर और चुंबकीय यमोत्तर के बीच बने कोण को एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन यानी दिक्पात कोण कहेंगे, ठीक। क्या लिखेंगे? भौगोलिक यमोत्तर तथा चुंबकीय यमोत्तर के बीच बनने वाले कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। बेटा अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, काय से प्रदर्शित करते हैं? अल्फा से, है ना? इसी अल्फा को क्या कहते हैं? दिक्पात कोण कहते हैं, ठीक। क्या लिखा? भौगोलिक यमोत्तर तथा चुंबकीय यमोत्तर के बीच बनने वाले कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। दूसरा अवयव देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है ये दोनों। दूसरा अवयव सुनिए, नमन कोण। क्या? नमन कोण, इसी को बेटा कह देते हैं नति कोण। नमन कोण को दूसरे नाम से क्या कहते हैं? नति कोण, है ना? एंगल ऑफ डिप, इंग्लिश में क्या कहेंगे? एंगल ऑफ डिप। आज कह रहे होगे सर बहुत इंग्लिश पोक रहे आप, हैं? ऐसा नहीं बेटा, थोड़ा थोड़ा है क्या कि अब कुछ बच्चे जो है इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे, या उनका मीडियम, या मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि वो उनकी रनिंग ही उसी तरह से है, या वो उस वर्ड को इंग्लिश में जानते हैं शायद हिंदी में नहीं जानते हैं, तो थोड़ा थोड़ा प्रयास रहता है बेटा, सबका भला, है ना? चलिए, नमन कोण या नति कोण, एंगल ऑफ डिप। अब सुनिए आप, एंगल ऑफ डिप क्या है, गौर से समझना पहले मेरी बात। ये बेटा ये चुंबकीय अक्ष है ना, चुंबकीय अक्ष, ठीक।
और ये आपकी ये बेटा चुंबकीय सुई है। तो ये जो चुंबकीय अमोत्तर है, चुंबकीय अमोत्तर, ये पूरा चुंबकीय अमोत्तर है। तो ये जो चुंबकीय अमोत्तर है, ये पूरा यहां से यहां तक ये चुंबकीय अमोत्तर है ना। अब चुंबकीय अमोत्तर में आप गौर से देखो, ये चुंबकीय सुई इस तरीके से लटकी है कि यहां पे कुछ कोण बन रहा है। उस कोण को आप मान लीजिए थीटा। ठीक, देखिए ये चुंबकीय सुई है, तो यहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी। क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बेटा पिछले चैप्टर में भी बताया था कि बी से प्रदर्शित करते हैं। अब पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की बात हो रही है, तो उसमें ई लगा दो, तो अर्थ क्लियर हो जाएगा कि ये पृथ्वी की ही चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक, तो ये चुंबकीय सुई जब ये है, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये होगी, और जब चुंबकीय क्षेत्र ये होगा तो उसके दो घटक होंगे, और दो घटक जो होते हैं, वो दो कंपोनेंट, वो तो बेटा हमेशा एक दूसरे के लंबवत होते हैं। अगर ये मान लो चुंबकीय सुई है थोड़ी देर को, तो इसके दो घटक ऐसे होंगे ना, एक ये होगा, है ना, और एक ये होगा। देखो बीच में जो मार्कर है वो चुंबकीय सुई है, और इसके दो घटक ये हो गए, और दोनों घटक, दोनों जो हथेली हैं उनको दोनों घटक मानिए आप, और दोनों घटक एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो अगर हम मार्कर से देखें, तो मान लो ये वाला घटक, ये वाला घटक क्षैतिज है और ये ऊर्ध्वाधर है। अब मार्कर से क्षैतिज घटक मान लीजिए थीटा एंगल बना रहा। ठीक, अब समझिए ये चुंबकीय क्षेत्र मार्कर है ना, और उसके दो घटक होंगे, एक क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक इसको क्या कहेंगे? एच हॉरिजॉन्टल, एक ऊर्ध्वाधर घटक इसको क्या कहेंगे बेटा? वी वर्टिकल। यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी के दो घटक एच और वी। बी के, देखो मैं पढ़ा लिखा हूं, जाहिल नहीं, सुनिए मेरी बात को। बी और ये क्या है? वी, है ना। तो बी के दो घटक, क्षैतिज घटक एच और ऊर्ध्वाधर घटक वी। हॉरिजॉन्टल एच, वर्टिकल वी। क्षैतिज दिशा से क्षैतिज घटक के साथ चुंबकीय अक्ष जो है वो कितना कोण बना रही? थीटा। बेटा इसी को कहते हैं नमन कोण, यानी नति कोण है। तो आप डेफिनेशन क्या लिखेंगे? चलिए डेफिनेशन लिखिए आप नमन कोण की। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, पृथ्वी यहां देखो, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और क्षैतिज दिशा के बीच बने कोण को नमन कोण या नति कोण कहते हैं। लिख लीजिए, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और क्षैतिज दिशा के बीच बनने वाले कोण को नमन कोण कहते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और क्षैतिज दिशा के बीच बनने वाले कोण को नमन कोण कहते हैं। इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। चलिए, इसी का तीसरा अवयव, दो अवयव हो गए, दिक्पात कोण, दूसरा नमन कोण, और तीसरा होता है संपूर्ण तीव्रता। बेटा आप तीसरा अवयव हेडिंग डाल लीजिए, संपूर्ण तीव्रता। मेन हेडिंग क्या है? भू चुंबकत्व के अवयव, और उसके तीन अवयव। नंबर एक आपने लिखा दिक्पात कोण, नंबर दो नमन कोण या नति कोण, और नंबर तीन संपूर्ण तीव्रता। तो बेटा गौर से समझो, संपूर्ण तीव्रता साफ साफ दिखाई दे रही, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी है, और उसके दो कंपोनेंट्स हैं, दो घटक हैं, हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज घटक एच है, ऊर्ध्व घटक वी है। तो अगर इस तरह से हम एक लाइन मान लें, माना पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बीई दो घटकों में विभाजित हो जाती है, जिसका क्षैतिज घटक एच और ऊर्ध्वाधर घटक वी है। तब आप गौर से देखिए बेटा, क्षैतिज घटक जो होगा, क्षैतिज घटक इसको आप एच कह रहे हैं, हॉरिजॉन्टल, वो क्या होगा? बेटा एक बात बताओ, घटक जो बनते हैं वो दो ही
उससे बनते हैं अनुपात से, साइन थीटा से और कॉस थीटा से। तो बेटा बी के जो दो घटक होंगे, एक होगा बी कॉस थीटा, एक होगा बी साइन थीटा। अब बी कॉस थीटा कौन सा होगा, इसके बारे में आप हमेशा याद रखो कि जहां से थीटा चिपका होगा, जिस घटक से थीटा चिपका होगा वो कॉस वाला होता है, और जहां से थीटा नहीं चिपका वो साइन वाला होता। बेटा इसके बी के दो ही तो घटक हैं, एक एच है और एक वी है, लेकिन थीटा कहां से चिपका, तो बेटा थीटा तो एच वाले से जाके चिपक गया, यहां से तो नहीं चिपक रहा, थीटा यहां से चिपक गया, किससे चिपका, एच वाले से, है ना। तो एच वाला कौन सा होगा, कॉस वाला। ठीक, तो एच बराबर होगा आपका बी ई कॉस थीटा। और इसी तरह से ऊर्ध्वाधर घटक v बराबर ऊर्ध्वाधर घटक v, अब यहां से थीटा तो नहीं चिपका, तो ये कौन सा होगा, साइन वाला। तो v बराबर हो गया बीई साइन थीटा। बेटा समझ में आया, जहां से थीटा चिपका हो वो घटक कॉस वाला घटक कहलाता है। अब थीटा तो यहां से चिपका है ना, h से चिपका है ना, देखो h से चिपका है ना, v से तो नहीं चिपका, इसलिए h वाला घटक कॉस वाला होगा। तो h बराबर b कॉस थीटा, v बराबर b साइन थीटा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो, और मेरे मेरे लाल फर्स्ट और सेकंड दोनों समीकरणों के वर्गों का योग कर दीजिए, बस तीसरा अवयव आपका आ गया। चलिए, फर्स्ट का वर्ग पहले इस तरफ का कर दो, बाद में इस तरफ का, चाहे पहले इस तरफ का बाद में उस तरफ का, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस, सेकंड में आ जाओ, अब उसी तरफ रहेंगे अभी, ये नहीं कि आप उसका लिया इसका इस तरफ ले लिया, नहीं, दोनों इसी तरफ लेंगे। बी साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर में आ जाइए, अब इस तरफ आ जाइए, दोनों में फर्स्ट में आइए एच स्क्वायर प्लस, सेकंड में आइए वी स्क्वायर। बेटा इसका जब वर्ग करेंगे तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होगा, और इसका वर्ग करेंगे तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा। अगर हम दोनों में बी स्क्वायर कॉमन ले लें तो बचेगा क्या, फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, अब बराबर एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। तो बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान एक होता है, ये तो 9th से पढ़ते चले आ रहे। अच्छा, इसका मान एक हो गया, तो बचा क्या यहाँ फिर, बी स्क्वायर तो बचा केवल, इंटू एक रखने से क्या पाएगा, तो बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, है ना। हाँ, अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटा दें तो ये पूरा इस तरफ का मामला जो है वो अंडर रूट के अंदर चला जाएगा, तो अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ये होता बेटा संपूर्ण तीव्रता का व्यंजक, है ना। ये है भूचुंबकत्व का तीसरा अवयव, संपूर्ण तीव्रता। अच्छा, अगर हम समीकरण सेकंड में फर्स्ट का बेटा भाग कर दें तो सेकंड क्या है, बी साइन थीटा अपॉन फर्स्ट में क्या है बेटा, बी कॉस थीटा, है ना। ई आपको लगाना हो तो लगा दो, नहीं बार बार डिस्टर्ब करे तो बी अकेला लिख दो, कोई जरूरी नहीं। अच्छा, फर्स्ट बाय सेकंड, चलो सेकंड बाय फर्स्ट, है ना। अब इस तरफ आ जाओ, सेकंड में बी है और फर्स्ट में एच है, तो बराबर में क्या हो गया, बी अपॉन एच। अच्छा बेटा, बी से बी कट गया, अब साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता, टेन थीटा, है ना, टेन थीटा बराबर बी अपॉन एच। यहां से बेटा हम इस सूत्र से नमन कोण थीटा का मान निकाल सकते हैं। ठीक, ये था बेटा भूचुंबकत्व के अवयव। आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका। चलिए, अब इस चैप्टर में हम बात करते हैं थोड़ा सा चुंबकीय पदार्थों के बारे में। ठीक, तो बेटा चुंबकीय पदार्थ, इसको इरेज कर दें। चुंबकीय पदार्थ बेटा तीन तरह के होते हैं, कितने प्रकार के, तीन प्रकार के।
कौन कौन से होते हैं उसको आप सुनिए। अनुचुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ, अप्रतिचुंबकीय पदार्थ। कौन कौन से? अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय और प्रतिचुंबकीय पदार्थ। ठीक, इन 3 पदार्थों का वर्गीकरण हम आपको बोल रहे हैं, आप समझने की कोशिश करिएगा, बाद में आप फिर रोक रोक के लिखिएगा। ठीक, वीडियो को हेडिंग लगाइए आप, अनुचुंबकीय पदार्थ। 2-2 नंबर की डेफिनेशन आती है, बस बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन 2 नंबर को कम थोड़ी ना होते हैं। डेफिनेशन लिखना है थोड़ी सी, और उसका 2 एग्जाम्पल एक लिख देना है बस। या कभी इसी से एक क्वेश्चन निकल के आ जाता है कि निम्न में से प्रतिचुंबकीय पदार्थ छांटिए। आपको 2-2, 3-3, 4-4 मालूम होंगे तो छांट लोगे आप। ठीक, अच्छा, क्वेश्चन किस तरह से रहता है? अनुचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, इसके 2 उदाहरण बताइए बस। या लौह चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, इसके 2 उदाहरण। इस तरह का क्वेश्चन होता है, तो जल्दी जल्दी सुन लीजिए, लिख लीजिए, आप लिख लीजिएगा बाद में। ठीक, हेडिंग लगाइए, अनुचुंबकीय पदार्थ। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, अनुचुंबकीय पदार्थ। डेफिनेशन, डेफिनेशन लगभग सबकी बराबर है, थोड़ा थोड़ा माइनर अंतर मिलेगा। आप गौर से सुनिएगा, आप गौर से नहीं सुनेंगे तो आपको लगेगा अरे ये तो एक ही जैसी है। एक जैसी नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा अंतर है ना। एक याद कर लोगे तो सब याद हो जाएगा। चलिए लिखिए, वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की दिशा में कुछ चुंबकित हो जाते हैं और चुंबक के पास लाने पर उसकी ओर आकर्षित होते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिख लीजिए आप, सोडियम, एल्यूमिनियम, प्लेटिनम। सोडियम, एल्यूमिनियम, प्लेटिनम, ये अनुचुंबकीय पदार्थ है। ठीक, चलिए नेक्स्ट हेडिंग, लौह चुंबकीय पदार्थ। वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की दिशा में तेजी से चुंबकित होते हैं और चुंबक के पास लाने पर तेजी से आकर्षित होते हैं। जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट, नंबर 3 हेडिंग डालिए, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित होते हैं और किसी चुंबक के पास लाने पर कुछ प्रतिकर्षित होते हैं। जैसे सोना, चांदी, तांबा। ये थे आपके अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय और प्रतिचुंबकीय पदार्थ। एक बात बेटा याद रखना, जिस क्रम में हमने आपको लिखाया है, अगर आप इसी क्रम में उनको याद करोगे तो याद करने में भी फायदा है, लर्निंग करने में भी फायदा है, और आगे इससे रिलेटेड जो एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं चुंबकशीलता को लेकर, उसको लेकर भी आपको मतलब परफेक्ट रहेगा कि आप गलत नहीं करोगे। पूछा जाता है किन पदार्थों की चुंबकशीलता सबसे अधिक होती है,
किन पदार्थों की चुंबकशीलता सबसे कम होती है। तो अगर आपको इन क्रम से, इस क्रम से आप याद रखोगे तो आगे का क्वेश्चन डिस्टर्ब नहीं करेगा, परीक्षा में भी कभी डाउट नहीं आएगा, भूलोगे नहीं। ठीक, चलिए बेटा इस चैप्टर में हम आपको कुछ थोड़े से शॉर्ट क्वेश्चन कुछ एक एक नंबर के लिखाना चाहते हैं, उनको आप लिख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वो एक एक नंबर के, लेकिन बड़े कीमती क्वेश्चन है, उसको आप लिख लीजिए। ठीक, लिखिए जरा, थोड़ा तेजी से लिखिए, बस 5-7 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं। नंबर 1, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक कहां पर शून्य होता है? आंसर लिखिए, चुंबकीय निरक्ष पर। इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक कहां पर शून्य होता है? आंसर लिखिए, चुंबकीय ध्रुवों पर। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में बहुत आता है। लिखिए, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? आंसर लिखिए, 90 अंश। अगला लिखिए, नमन कोण किन स्थानों पर अधिकतम होता है? नमन कोण किन स्थानों पर अधिकतम होता है? आंसर लिखिए, चुंबकीय ध्रुवों पर। चलिए, इसमें कोई बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं है बेटा, हैं 2 से 3 न्यूमेरिकल हम आपको बता रहे हैं, इसमें ना ही आपको सूत्रावली की जरूरत है। हमने जो आपको यहाँ पे डिटेल बता दिया है अभी, इसमें सारे सूत्र लगभग आ गए हैं। जैसे कि आपको संपूर्ण तीव्रता बताई थी, क्षैतिज घटक बताया था, ऊर्ध्व घटक बताया था। लिखना चाहें आप तो लिख लें, बाकी जितने सूत्र नहीं है, जितने सवाल नहीं है उतने सूत्र हैं। H बराबर बी कॉस थीटा, आप केवल बी बना लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, V बराबर बी साइन थीटा, टेन थीटा बराबर V अपॉन H, और B बराबर अंडर रूट V स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। बस बेटा ये 4 सूत्र हैं, इन्हीं को आप सूत्रावली कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए। ठीक है, क्या कहेंगे आप? सूत्रावली, है ना। बस बाकी सब प्रतीक की बात रही तो बेटा H क्या है? H क्या है? क्षैतिज घटक है, क्षैतिज घटक। V क्या है? ऊर्ध्वाधर घटक है, या ऊर्ध्व घटक शॉर्ट में कह सकते हैं, है ना, शॉर्ट का फैशन है आजकल। V क्या है? संपूर्ण तीव्रता है ना, संपूर्ण तीव्रता। और थीटा क्या भाई? नमन कोण है, बस नमन कोण या नति कोण। ठीक, चलिए बस छोटे छोटे 2-3 सवाल, बहुत ज्यादा बहुत इसमें न्यूमेरिकल है नहीं, इसी लेक्चर में हमने पूरा फिनिश करने की प्रयास किया। एक सवाल लिखिए आप, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज और ऊर्ध्व घटक बराबर हैं। यदि क्षैतिज घटक का मान 0.3 गॉस हो तो उस स्थान पर
संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? बेटा देखिए सवाल का सॉल्यूशन समझिए। आपसे कह रहा है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज और ऊर्ध्व घटक बराबर हैं और क्षैतिज घटक का मान 0.3 गॉस है। H बराबर, क्षैतिज घटक मीन्स H का मान दे रहा 0.3 गॉस। गॉस बताया था ना बेटा, इसका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है सीजीएस सिस्टम में। ठीक, अच्छा H की वैल्यू इतनी दे रहा और ये भी कह रहा है कि क्षैतिज घटक और ऊर्ध्व घटक दोनों बराबर हैं। अरे तो भाई जब H का मान इतना है तो V का मान भी इतना ही होगा, है ना? तो V का मान भी 0.3 गॉस होगा। अब आपसे क्या पूछ रहा, संपूर्ण तीव्रता कितनी होगी, B ज्ञात करना। तो बेटा B बराबर क्या होता है, √H² प्लस V², है ना? अच्छा, जितना H है उतना ही V है ना? जितना H है उतना ही V है, तो H का मान 0.3 का स्क्वायर, V का मान 0.3 का स्क्वायर। इस तरीके से ये कितना हो गया? अगर बेटा इस तरीके से देखोगे तो ये 0.3 का स्क्वायर दो बार आया, तो हमने कह दिया 2 इंटू 0.3 का स्क्वायर। और 0.3 में स्क्वायर लगाए तो उसको रूट से बाहर ले आओ, ससम्मान बाहर आ जाएगा 0.3, और रूट के अंदर 2 बचा। इसको बेटा घसीटोगे भी तब भी रूट से बाहर नहीं आएगा जल्दी। ठीक, तो कुल मिला के संपूर्ण तीव्रता B बराबर 0.3√2। अब मात्रक वही लिखेंगे जिसमें वो था, उसी मात्रक में आप संपूर्ण तीव्रता भी निकाल पाएंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। एक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक उसके ऊर्ध्व घटक का √3 गुना है। क्षैतिज घटक उसके ऊर्ध्व घटक का √3 गुना है। उस स्थान पर नमन कोण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, चल क्वेश्चन तो बहुत साफ साफ आपसे कह रहा कि क्षैतिज घटक जो है वो ऊर्ध्व घटक का √3 गुना है। तो क्षैतिज घटक H जो है वो किसके बराबर है बेटा, ऊर्ध्व घटक का √3 गुना, यानी ये लो √3 का गुणा। ठीक, क्षैतिज घटक ऊर्ध्व घटक का √3 गुना। नमन कोण का मान ज्ञात कीजिए बेटा, थीटा ज्ञात करना है। आप अच्छे से जान चुके हैं कि tan थीटा बराबर V/H होता है ना? तो V को V रख दो और H की जगह रख दो √3 इंटू V, तो V से V कैंसिल हो गया। tan थीटा बराबर 1/√3 आ गया, और 1/√3 किसका मान होता है, tan में tan 30 अंश का, तो tan से tan कैंसिल, थीटा बराबर 30 अंश। ये हो गया आपका नमन कोण। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक 0.3 गॉस और ऊर्ध्व घटक 0.4 गॉस है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बेटा फॉर प्रैक्टिस फॉर यू, है ना? समझ गए, फॉर प्रैक्टिस और प्रैक्टिस फॉर यू। आप इसको अपनी प्रैक्टिस में लें बेटा। इस चैप्टर में ज्यादा कुछ न्यूमेरिकल नहीं थे, इसलिए उसमें टेंशन नहीं लेना। जो थे हमने सोचा एक लेक्चर में ही सब जोड़ दिया जाए। ठीक, जो भी था बेटा इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट मटेरियल वो हमने आज आपको इस लेक्चर में दे दिया है। चलिए आप मेहनत करिए, आज अपनी तैयारी करिए, और बेटा रोज मैं हर रोज कहता हूँ कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। समय बहुत नजदीक है, इतनी अच्छी डाइटिंग रखिए कि आप बीमार ना पड़ पाए। बस ईश्वर से यही प्रार्थना, अल्लाह से यही दुआ करते हैं। ठीक, और जिस हिसाब से आप मेहनत करते रहिए, ईश्वर ने चाहा तो आप बहुत अच्छे नंबरों से
बहुत अच्छे नंबरों से अपना इंटरमीडिएट का रिजल्ट देख पाएंगे। ठीक, लेकिन बेटा थोड़ा सा हमारे लिए भी कुछ मेहनत कोशिश करते रहिए, थोड़ा सा शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, कराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आने वाले टाइम में एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हम आपके लिए बनाएंगे, कोशिश करेंगे, क्योंकि आज हमारे प्लेटफॉर्म में कुछ कमियां हैं। हमारे पास व्हाइट बोर्ड है बेटा, डिजिटल बोर्ड नहीं है ना, तमाम तरह की कमियां हैं, छोटी छोटी लाइटिंग बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन जो भी बेटा थका हुआ सिस्टम है, हम एक बात तो मानते हैं, लेकिन एक बात हम ये भी मानते हैं कि जितना अच्छा हम आपको समझाएंगे, जितना अच्छा हम आपको समझा देंगे, उम्मीद करिए कि आप इतना अच्छा समझाने वाला, लाड़ से प्यार से इतना अच्छा समझाने वाला मिलेगा नहीं जल्दी। तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, और आने वाले समय में आपके ही छोटे भाई बहनों के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बना के रखेंगे, ताकि फिजिक्स नाम पे कभी कोई दिक्कत परेशानी ना हो। ठीक, और आने वाले समय में जो भी हम लेक्चर बनाएंगे वो पॉइंट टू पॉइंट बनाएंगे, क्योंकि समय कम था। हमने आपके अकॉर्डिंग लेक्चर बनाए, इंपॉर्टेंट मटेरियल्स को सिलेक्ट करके। आने वाले टाइम में हम आप उन बच्चों को पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे, क्योंकि टाइम 1 साल का होगा पूरा। ठीक है, चलिए बेटा मेहनत करिए, आप लोग बस पढ़िए, अपना मनोबल मत गिराइए, मेहनत करते रहिए बस। ठीक, कैद रहिए एक रूम पे केवल, मेहनत करिए, माँ बाप की दुआएं रहेंगी, हम गुरुओं का आशीर्वाद रहेगा, आप कामयाब होंगे, सफल होंगे।